मित्रों नमस्कार। मैं सुबोध सिंह शिवगीत आज कथा कहानियों की श्रृंखला में स्वरचित एक कहानी जो पितृ प्रतिशोध शीर्षक से प्रकाशित है, चाक पर कुम्हार हमारे संकलन में। ये एपीएन पब्लिकेशन से 2021 में प्रकाशित पुस्तक है, चाक पर कुम्हार। इस चाक पर कुम्हार पुस्तक में एक बड़ी ही प्रचलित और काफ़ी लोकप्रिय, विद्यार्थियों द्वारा काफ़ी पढ़ी गई कहानी है, पितृ प्रतिशोध। समीक्षकों ने काफ़ी समीक्षाएं भी लिखी इस पर। ये कहानी वृद्ध विमर्श पर आधारित है। आज बुजुर्गों की जो स्थिति है वो कैसे अपने घर परिवार में किनारे होते जा रही है। जो घर के मुखिया थे कैसे आज किनारे किए जा रहे हैं, हाशिए पर लाए जा रहे हैं, उनकी चिंता करने वाली ये कहानी पितृ प्रतिशोध। मैं सीधे आपको जोड़ता हूं, क्योंकि कहानी मेरी अपनी है। गिरिजी एक कर्मचारी है, रिटायर करते हैं और रिटायर करने के बाद घर बनाते हैं। उनके बच्चों का जो उनके साथ सलूक होता है और फिर बदले हुए जमाने के अनुसार आज का अभिभावक क्या निर्णय लेता है, ये निर्णय थोड़ा नए किस्म का है। वो वापसी कहानी जो उषा प्रियंवदा की कहानी थी, 1960 में प्रकाशित हुई, उससे लगभग 80 साल बाद कि बुजुर्ग पलायनवादी नहीं है, संघर्ष करने वाले हैं, अपने हक की रक्षा करने में तत्पर हुए हैं। ये 80 वर्षों का जो परिवर्तन आया है, मुझको लगता है वो वापसी कहानी के बाद, ये 80 वर्षों के बाद लिखी गई कहानी में गिरिजी जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनमें क्या परिवर्तन आया है, आज के बुजुर्गों को किस मार्ग पर चलना चाहिए, ये कहानी मैं सीधे आपसे जोड़ता हूं। पात्र हैं गिरिजी कि गिरिजी अवकाश लेने के बाद कहाँ रहना पसंद करेंगे। आज चूंकि मेरी अपनी कहानी है इसलिए आज मैं खुद ही स्वर दे रहा हूं। गिरिजी अवकाश लेने के बाद कहाँ रहना पसंद करेंगे, पूछा था बड़ा बाबू ने। प्रत्युत्तर में बोले थे गिरिजी, यहीं हजारीबाग में। जीवन के 40 साल जहां गुजार चुका हूं, वहां छोड़कर कहां जा सकता हूं बड़ा बाबू। गिरिजी को याद है, गिरिडीह के बिरनी प्रखंड पोस्ट ऑफिस से अपनी नौकरी की शुरुआत की थी उन्होंने। तब शादी भी नहीं हुई थी गिरिजी की। शादी तो 4 साल बाद हुई थी और शादी के साथ ही तबादला हो गया था। हजारीबाग का शायद ही कोई प्रखंड या अनुमंडल मुख्यालय होगा जहां गिरिजी नहीं रहे हों। हजारीबाग के चप्पे चप्पे से वाकिफ गिरिजी ने पूरी सामाजिकता का जाल बुन रखा था, जिसे वे निभाते भी रहे थे। छुट्टी मिले न मिले, गिरिजी अपनी परिचितों से प्राप्त किसी निमंत्रण को छोड़ते नहीं थे। खासकर बेटा की शादी या किसी की मरने का कोई आमंत्रण भूलकर भी नहीं भूलते थे गिरिजी। भूलते भी कैसे, उनके द्वारा बुने गए रिश्तों का जाल इतना सघन था कि उसमें पूरा का पूरा परिवार ही जुड़ा रहता था। गिरिजी जब किसी से दोस्ती नहीं करते, गिरिजी वैसे तो किसी से दोस्ती नहीं करते, पर करते तो उसके परिवार के एक एक सदस्य से जुड़ जाते। पत्नी, बच्चे, माता पिता सभी से जुड़ाव। ऐसे में होता यह कि हर छोटे बड़े सुख दुख में लोग गिरिजी को याद करते और गिरिजी हाजिर भी कोई देह से नहीं, पूरे मन वचन कर्म के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हाजिर होते। गिरिजी की उपस्थिति मात्र से माहौल बन जाता था। जिस परिवार के सुख या दुख के जिस काम में खड़े हो गए तो समझो परिवार वालों का एक बड़ा बोझ हल्का हो गया। स्वभाव भी ऐसा कि हर काम हंस हंस कर, हर बात हंस हंस कर, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, वयस्क, हर उम्र और आदमी के साथ 16 आने फिट। गिरिजी के भीतर का यह स्वभाव उनके गांवी परिवेश की उपज थी। साल में कई बार गांव आते जाते रहते थे। गांव में बूढ़े माता पिता की सेवा टहल की मुकम्मल व्यवस्था की थी उन्होंने। कभी जाकर तो कभी घर शहर से ही चलते फिरते करते रहते थे। हालांकि गांव में अन्य भाइयों के साथ माता पिता सुखी थे, फिर भी उन्हें कोई कष्ट न हो, फिर भी माता पिता को कोई कष्ट न हो, इसका ख्याल गिरिजी को हमेशा रहता था। बूढ़ी माँ के लिए किशमिश, बाबूजी के लिए हॉर्लिक्स, बिस्किट, जाड़े में गर्म कपड़े, मफलर, चप्पल, खासकर माँ को हुक्का के लिए तंबाकू खरीदते और ले जाते या फिर किसी गाड़ी वाले के माध्यम से भिजवाते रहते थे।
माँ हुक्का पीती थी, तब की महिलाएं हुक्का पीती थी। गिरी जी के पास बहुत पैसा था, ऐसी बात नहीं थी, व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखते थे। अपनी सीमित आय में भी परिवार को सुख और प्रेम से गिरी जी ने रखा था। रहे तो जीवन भर किराए के ही मकान में, पर अपने घर के लिए गिरी जी को कभी मचलते नहीं देखा गया। कोई भी खुश रहेगा ऐसे जिंदा दिल आदमी का साथ पाकर। कोई भी खुश रहेगा ऐसे जिंदा दिल आदमी का साथ पाकर। घर में पत्नी और मात्र 2 बेटे थे, 2 बेटे और पत्नी, राजीव और संजय, जिनके बारे में लड़कपन से जवानी तक किसी को शिकायत का अवसर न मिला। पत्नी भी ग्रामीण संस्कारों वाली सरल सहज महिला थी। शहर आकर बसने वाली अन्य महिलाओं की तरह न कोई तामझाम, न दिखावा और न श्रृंगार फैशन। बस हर पल अपनी छोटी सी गृहस्थी और पति के बनाए रिश्तों में खुशहाल। 2 बेटे और पत्नी, सब के सब खुशहाल। बड़े बेटे की नौकरी और नई बहू के आगमन ने घर की खुशी को और बढ़ा दिया था। बड़े बेटे की नौकरी और नई बहू के आगमन ने घर की खुशी को और बढ़ा दिया था। सामाजिकता के साथ साथ अब गिरी जी का मन घर पर भी और बढ़ चढ़ कर मन लगने लगा था। नई बहू के आगमन से कमरों की कमी का एहसास तो हुआ था, पर समय और परिस्थिति तथा भविष्य पर विचार कर इस कमी को टाल दिया गया। जब कभी पत्नी अपना घर का राग छेड़ती तो गिरी जी अपने गांव वाले घर की खासियतों को गिनाकर चुप करवा देते, या फिर रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाले रुपयों के सब्ज बाग में अपने घर की भी एक झलक दिखा देते। पत्नी तो सहज हृदय से खुश हो जाती, पर बच्चों के प्रश्न अनुत्तरित ही रह जाते। ये अपना घर का सवाल सालता था। बड़े बेटी की शादी के बाद यह अपना घर वाला सवाल थोड़ा तेज होता गया। आखिरकार लोन लेकर गिरी जी ने आसपास अपने सहकर्मी पांडे जी के साथ मिलकर 2-2 कट्ठे के 2 प्लॉट अपने अपने नाम लिखवा लिए। पांडे जी और गिरी जी ने मिलकर लिखवा लिए। जमीन परिचित की थी, सस्ते में पड़ी। जमीन रजिस्ट्री के कुछ ही दिन बाद निकटतम तिथि में उसकी भूमि पूजन भी गिरी जी और पांडे जी ने साथ साथ कर दिया। दोनों परिवारों ने अपने अपने तमाम मित्र हितैषियों के साथ घर की नींव लेने की खुशी मनाई और तय हुआ इस पर निर्माण कार्य होगा साल भर बाद। रिटायर हो जाने पर गिरी जी की पत्नी का चेहरा तो पति के साथ गांठ जोड़कर नींव लेने के दिन दमक रहा था। वैसी खुशी शायद ही किसी के चेहरे पर देखने को मिलती है। घूंघट काढ़े गिरी जी की पत्नी उम्र की दृष्टि से प्रौढ़ा होकर भी किसी नई नवीली दुल्हन से जरा भी कम नहीं लग रही थी। वह जो नए घर के नींव लेने की तिथि पर गिरी जी की पत्नी का रंग रोगन था, रुतबा था। पर वाह रे दुर्भाग्य, नींव लेने के दिन इतनी खुश वह महिला दूसरे ही महीने अचानक ही एक बीमारी में चल बसी। गिरी जी की पत्नी गुजर गई। नींव तो ली, मगर 1 महीने बाद चल बसी, और सारे सपने किराए के ही मकान में जस के तस धरे रह गए। गिरी जी पर तो मानो आफत का पहाड़ टूट पड़ा। घर गृहस्थी की बारीकियों से अनभिज्ञ एक नई नवेली दुल्हन के रूप में बहू के भरोसे क्या क्या किया जा सकता था। गिरी जी तो मानो एकदम टूट से गए। महीनों कार्यालय से घर और घर से कार्यालय के अतिरिक्त कहीं किसी के पास नहीं गए गिरी जी। हाँ, इस समय उनकी सामाजिकता का बल दिखा। हर रोज कोई न कोई परिचित मित्र गिरी जी के पास जरूर आता और दिलासा देता हुआ देखा जाता। उनकी जो बनी बनाई गृहस्थी थी, मित्र मंडली थी, उस बुरे वक्त में उनके साथ खड़ी नजर आई। ऐसा उनकी सामाजिकता का प्रतिफल था। इन्हीं संकटग्रस्त क्षणों में साल गुजर गया। गिरी जी रिटायर हो गए। गिरी जी का हंसता खिलखिलाता चेहरा झुर्रियों से भर गया। हालांकि उनकी सामाजिकता में कोई खास कमी नहीं आई, पर वह खिलखिलाहट, वह संजीदगी, वह जिंदा दिली अब दूर दूर तक नजर नहीं आती थी, जिसके लिए शहर भर में वे पहचाने जाते थे। गिरी जी को रह रहकर अपनी पत्नी द्वारा भूमि पूजन के दिन कहे गए वाक्य याद आते। क्या जी, हम लोगों का भी सपना आखिर पूरा हो ही गया ना। उनकी पत्नी के ये वाक्य उनको बार बार याद आते। क्या जी, हम लोगों का भी सपना आखिर पूरा हो ही गया ना। गांव छोड़कर शहर में नहीं बसने की आपकी जिद से आखिर हार ही गए ना। चलिए, किसी की नजर नहीं लगे, अब शुरू किए हैं तो जल्दी से जल्दी भगवान उसे पूरा भी करेंगे। गिरी जी
जब कभी खाली या अकेले में होते, पत्नी का भूमि पूजन के दिन वाला चेहरा, भूमि पूजन के दिन के एक एक क्रियाकलाप एल्बम की तरह खुली आंखों के सामने घूमने लगते और लगने लगता कि पत्नी की इच्छा पूरा करने के लिए घर जल्दी पूरा कर लेना चाहिए। लगता कि अब पत्नी के सपने को जमीन पर आकार दे देना चाहिए। बेटों ने भी साथ दिया। धन तो लगाने की स्थिति में कोई था नहीं, हाँ, तन और मन से कोई कमी नहीं की। गिरिजी ने गृह निर्माण का कार्य काफी जोर शोर से आरंभ करवा दिया। जरूरत का ख्याल रखते हुए 4 कमरों का घर बनने लगा। बड़ा बेटा सुबह शाम आता और आवश्यक सलाह देकर चला जाता। बाबूजी, बाथरूम 2 तो होना ही चाहिए, एक अंदर वाले 2 कमरों के लिए और एक खास आपके कमरे और उससे सटे चौथे कमरे के लिए। हाँ, आपके कमरे के साथ एक छोटा बाथरूम निकल जाता तो अच्छा था। बेटा सलाह दे रहा है। छोटा बेटा संजय आता जाता कम था, पर सलाह देने में पीछे नहीं रहता था। बाबूजी, बाथरूम में और किचन में टाइल्स तो लगना ही चाहिए, और हाँ, ज्यादा पैसा खर्च मत कीजिएगा। चौक पर हमने एक दुकान खोलना तय कर लिया है, और अब और दिन बेकार बैठना ठीक नहीं है। बेटा छोटा बेरोजगार है, अब वो दुकान खोलने की भी जुगत में है। अब और दिन बेकार बैठना ठीक नहीं है। ऊपर से घर का काम समाप्त होने के साथ आपको भी तो इंगेजमेंट चाहिए ही। कभी आप बैठिएगा, कभी हम। दुकान का काफी स्कोप है चौक पर। इस इलाके में दवा दुकान एक भी नहीं है, जल्दी ही जमा लेंगे हम लोग। रिटायरमेंट का पैसा था ही, गिरिजी फुर्सत में थे ही। पत्नी की अंतिम इच्छा का जज्बा जोरन की तरह काम को रफ्तार देता रहा। देखते ही देखते घर और दुकान दोनों तैयार हो गए। उधर घर भी तैयार हो गया, इधर छोटे बेटे के लिए दुकान भी तैयार, दोनों तैयार हो गए। बड़े बेटे को नौकरी थी तो घर की चिंता में उसने भी साथ दिया। छोटे बेटे ने दवा दुकान आरंभ करने के में श्रम लगाया। बगैर किसी ताम झाम के बड़े ही सीधे साधे तौर तरीके से बारी बारी से घर और दुकान दोनों का पूजन कार्यक्रम हो गया। पांडे जी ने भी अपने अधूरे घर की पूजा उस एक ही तिथि को कर दी। पांडे जी और गिरी जी दोनों का घर साथ साथ तैयार हुआ, तो दोनों ने साथ साथ गृह प्रवेश भी किया। धीरे धीरे गिरी जी की गृहस्थी नए घर में बसने लगी। आसपास में अभी बहुत सारे घर नहीं बने थे, फिर भी इक्के दुक्के जो भी घर पास पड़ोस में थे, गिरी जी का सबके साथ हेल मेल हो गया। जो उनका स्वभाव था, सबके साथ हेल मेल हो गया। वैसे भी नया घर पुराने डेरे से बहुत दूर नहीं था, और फिर अब तो गिरी जी को नई व्यवस्था भी मिल गई थी। सुबह सुबह चौराहे पर जाना, दवा दुकान खोलना, दोपहर में खाना खाने घर आना, पुनः 4 बजे दुकान जाना, और रात के करीब 9 बजे हिसाब किताब मिलाकर घर वापस लौटना। हालांकि छोटा बेटा संजय बार बार कहता था, बाबूजी सुबह दुकान खोलने के लिए आपका आना तो ठीक है, बाबूजी सुबह दुकान खोलने के लिए आपका आना तो ठीक है, लेकिन दोबारा शाम को आप बेकार आते हैं। ये छोटा बेटा अब सलाह देने लगा। क्यों बाबूजी, शाम को हिसाब किताब करने में देर होती है, आप उतने देर बैठते हैं सो ठीक नहीं लगता। अब छोटा बेटा जुगत में है कि दुकान पर बाबूजी आना बंद करें। सुबह बैठते हैं तो ठीक नहीं लगता। गिरिजी को बेटे की ये बात धीरे धीरे जचने लगी। थे तो आखिर रिटायर ही, राहत से जीना किसे अच्छा नहीं लगता। ऊपर से ठहरे सामाजिक आदमी शाम के बचे समय का पुनः नए सिरे से दोस्तों के साथ मिलने जुलने, गप सड़ाके में इस्तेमाल करने लगे। बेटा चाहता था कि शाम को बाबूजी अब नहीं आवे, चूंकि उस समय माल पानी आने का समय है। कुछ दिनों में छोटे बेटे ने दुकान की तमाम मिल्कियत पर अपना कब्जा जमा लिया। गिरिजी सुबह सुबह सिर्फ दुकान पर शटर उठाते, साफ सफाई करते, अगरबत्ती जलाने भर का काम करते लायक रह गए थे। 9-10 बजते ठीक दुकानदारी का समय होते ही छोटा बेटा कहता, बाबूजी अब आप घर निकलिए, आराम कीजिएगा। छोटा बेटा 10 बजे से ही कटाना चाहता था। बाबूजी अब आप घर से निकलिए, आराम कीजिएगा, यहाँ भीड़ भाड़ में बेंच पर कितना बैठे रहिएगा, वहां भाभी अकेली उबती रहती हैं। मसलन बेटे को अब गिरी जी की दुकान में थोड़ी देर की भी मौजूदगी शायद नागवार गुजरती। गिरी जी इतने भी भोले नहीं थे, 40 वर्षों तक पब्लिक डीलिंग ही करते रहे थे। खैर धीरे धीरे दुकान कम, घर पर ही
अधिक रहने लगे, दुकान कम और घर पर ही अधिक रहने लगे। यहाँ बेटा के बैंक जाने तक तो घर में चहल पहल, यहाँ बड़े बेटे के बैंक जाने तक तो घर में चहल पहल रहती थी, पर बेटा के बैंक जाने के साथ सन्नाटा पसर जाता था। दुकान से अब घर आए तो घर में सन्नाटा काटने के लिए दौड़ने लगा। कभी कभी तो गिरिजी घर पर ही अपने कमरे में बैठे दिन काटते, टीवी, मैगजीन या अखबार में टाइम पास करते। बाकी तीसरे पहर शहर के परिचितों के पास या फिर अपने पुराने ऑफिस के आसपास। पर यह सिलसिला भी स्थायी नहीं हो सका। समय काटना कठिन होने लगा। एक ही आदमी के पास या एक ही ऑफिस में बिना काम के कितनी देर कितनी बार जाया जा सकता है। हालांकि परिचित कर्मचारी तो कहते थे, गिरिजी आपके आने पर बहुत अच्छा लगता है, पर यह सब कभी कभी ही ठीक लगता है, ड्यूटी करते हुए ड्यूटी की तरह नहीं। नए परिवेश और परिस्थितियों में गिरिजी का मन ऊबने लगा था। बहू ने मन न लगाने का बहाना बनाकर अपनी छोटी बहन को पढ़ने के नाम पर अपने पास बुला लिया था। बड़ी बहू ने मन न लगने का बहाना बनाकर अपनी छोटी बहन को अपने पास पढ़ने का बहाना बनाकर बुला लिया था। खाली समय में दोनों बहनें गप्पे मारती, टीवी देखती या फिर बाबूजी घर पर ही रहिएगा, बाबूजी घर पर ही रहिएगा ना, आ रही हूं थोड़ी देर में बाजार से कहकर कभी कभी निकल जाती तो गिरिजी को घंटों घर पर अकेले भूत जैसा रहना पड़ता। ऐसे पलों में पत्नी की खूब याद आती, ऐसे पलों में पत्नी की खूब याद आती। जाने किस जन्म का बदला ली, अकेले छोड़कर चली गई। अभी साथ होती तो रिटायरमेंट ऐसा पहाड़ जैसा नहीं लगता और न बच्चे इतने बेरुखे बनते। सब के सब अपने में व्यस्त हैं। बाबूजी बस काम के लिए याद है इन्हें, बाबूजी बस काम के लिए याद है इन्हें। एक दिन रात को दोनों बेटा और बहू की उपस्थिति में गिरिजी ने अन्य मनस्क भाव से कहा था, सोचते हैं कुछ दिन के लिए गांव चले जाएं, सोचते हैं कुछ दिन के लिए गांव चले जाएं, यहां बैठे बैठे मन नहीं लगता। मन टटोलने के लिए पूछा था। गिरिजी का इतना कहना था कि बेटों और बहू ने एक स्वर में कहा, जी बाबूजी बहुत बढ़िया रहेगा, वहां भी तो बहुत सारा काम है जो बिगड़ रहा है, आप रहिएगा तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। यहां भी तो आप बैठे ही हुए हैं, वहां मन भी लगेगा और गांव घर फसल सब देखाइएगा। बेटे खुश हैं कि बाबूजी अब गांव चले जाएं। गिरिजी को लगा था जैसे सब के सब उनके इस निर्णय की प्रतीक्षा में थे। गिरिजी को लगा जैसे सब के सब उनके इस निर्णय की प्रतीक्षा में थे। गिरिजी दूसरे ही दिन गांव के लिए रवाना हो गए। बड़े बेटे ने बैंक जाते समय प्रसन्नता के साथ उन्हें बस स्टैंड छोड़ा था। चलते चलते कह रखा था, बाबूजी आइएगा तो कुछ चावल दाल लेते आइएगा, घर पर आखिर अपना हिस्सा छोड़ने से क्या फायदा, सब तो बेकार ही जा रहा है। अब बेटे को चिंता है कि बाबूजी गांव जा रहे तो वहां से अपने हिस्से का कुछ चावल और दाल भी लेते आए। गांव पहुंचने के साथ ही गिरिजी रम गए थे गांवी माहौल में। वो तो गांव के वातावरण से जुड़े थे इसलिए गांव में रम गए। गांव पहुंचने के साथ ही गिरिजी रम गए थे गांवी माहौल में। भाई भतीजों के साथ साथ गांव गोतिया के लोगों ने बढ़ चढ़कर इज्जत मान दिया था और देखते ही देखते दरवाजा, दलान, खेत खलिहान के बीच कई महीने गुजर गए। पल की तरह बीच बीच में दोनों बेटों का फोन आता रहा, चावल दाल का तकाता भी हुआ। बीच बीच में दोनों बेटों का फोन आता रहा, चावल दाल का तकाता भी हुआ। छोटे भाई ने 2 बोरियों में चावल दाल आदि बांध कर दे दिया। गिरिजी की जिद पर एक दिन बस में बिठा भी आया। इस प्रकार पुनः गिरिजी आ गए शहर। घर पर सिर्फ बहू थी। गिरिजी को आया देख आओ भगत में कोई कमी नहीं की, पर उसका चेहरा थोड़ा उड़ा हुआ था। बहू का चेहरा थोड़ा थोड़ा उड़ा हुआ था। गिरिजी को भांपते देर न लगी कि उनके कमरे में कोई ठहरा हुआ है। चट से पूछ ही दिया, मेरे कमरे में कौन आया हुआ है? कोई आया नहीं है बाबूजी, इनके दोस्त हैं। अपने पति क्या, कोई आया नहीं है बाबूजी, इनके दोस्त हैं। तत्काल डेरा नहीं मिल रहा था, सो आपके नहीं रहने के कारण खाली देखकर इन्होंने शर्मा जी को कुछ दिनों के लिए रहने की खातिर दे दिया है। आपका कमरा रहने की खातिर दे दिया है, मेरा कमरा? आश्चर्य से आंखें फैल गई थी उनकी।
आश्चर्य से आंखें फैल गई थी उनकी। दे नहीं दिया है, बस जितनी जल्दी डेरा मिल जाए खाली कर देंगे। अच्छे लोग हैं, आप नहीं थे ना, घर सूना सूना लगता था। बहू ने कहा। सूना सूना लगता था मतलब? बहू ने कोई जवाब नहीं दिया, पर गिरी जी को गुस्सा आ रहा था। फिर भी बेचारे चुप रह गए कि अब बहू से क्या बेटों से पूछा जाएगा। रात में दोनों बेटों के आने पर फिर वही चर्चा चली। जल्दी ही खाली कर देंगे, अच्छे आदमी हैं। बाबूजी का कमरा शर्मा जी जो बड़े बेटे के मित्र हैं उनको दे दिया गया। जल्दी ही खाली कर देंगे की शर्त पर। अच्छे आदमी हैं। गिरी जी के लिए बीच के हॉल में एक फोल्डिंग लगाई गई। हॉल में गिरी जी के लिए बीच के हॉल में एक फोल्डिंग लगाई गई। गिरी जी ने काफी असहज भाव से रात गुजारी क्या, रात भर क्रोध में करवट बदलते रहे। कभी बहू की बात कुछ ही दिनों के लिए रहने के लिए दे दिया है, कभी बेटों की बात जल्दी ही खाली कर देंगे, अच्छे आदमी हैं। सारी रात उमड़ते घुमड़ते रहे। गिरी जी मन ही मन बड़बड़ाते रहे। अच्छे लोग थे, दोस्त थे, तो बेटों ने अपना कमरा क्यों नहीं दे दिया? अच्छे लोग थे, दोस्त थे, तो बेटों ने अपना कमरा क्यों नहीं दे दिया? कभी पत्नी की बातें याद आने लगती। बेचारी अभी होती तो बेटे ऐसा निर्णय कभी नहीं लेते। बताओ, सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर अपना घर क्या इस बरामदे हॉल पर सोने के लिए बनवाया था? सारी जिंदगी की कमाई लगाकर इस हॉल में सोने के लिए बनाया था? बेटों को इतना भी शऊर नहीं कि बाप का कमरा है, किसी को रहने के लिए दे रहे हैं तो एक बार बाप से कम पूछ तो लें। अरे मैं तो गांव ही गया था, मर तो नहीं गया था। ये लोग घर को किधर ले जाना चाहते हैं पता नहीं। रात भर चिंतन और चिंता में डूबे हुए रहे गिरी जी। कुछ इसी तरह की मनोदशा में गिरी जी ने सप्ताह गुजारे। दिन का ज्यादा समय शहर बाजार, ऑफिस या फिर बगल के पांडे जी के पास गुजार लेते। अपने घर आते ही असहज सा महसूस होने लगता। अपने कमरे की बात और थी, यहाँ हॉल में खुद को रेलवे स्टेशन पर रात गुजारने वाले यात्री सा अनुभव करते करते कुढ़न सी लगने लगती थी। रात बेचैनियों में कटती। 100 किस्म के जंजाल रात में सहज नहीं रहने देते। गिरी जी के इस दर्द को करीब से समझ रहे थे तो बस बगल वाले पांडे जी, जो अब अवकाश प्राप्ति के बाद ज्यादातर घर पर ही रहते थे। गिरी जी दिन के अधिकांश वक्त उन्हीं के साथ होते थे। अब उनके दर्द को समझने वाले सिर्फ उनके मित्र पांडे जी रह गए थे। 8वें रोज गिरी जी ने सुबह सुबह दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। 8 दिन तो किसी तरह काट दिया, मगर 8वें दिन दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो हम आज पुनः गांव जाना चाह रहे हैं। यहां न तो मेरा मन लग रहा है और न मेरे रहने लायक कोई पोजीशन है। क्या दिक्कत हुई बाबूजी? पूछा था बड़े बेटे ने। देखो बनो मत, मेरा कमरा जब तक खाली नहीं होता मेरे लिए यहां टिकना संभव नहीं है। बाबूजी, उस कमरे के बगैर भी तो आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई। यहां हॉल में भी तो आप कितने आराम से रह रहे हैं। दही में चीनी मिलाते हुए छोटे बेटे ने भी पिताजी से कहा, बल्कि बाबूजी का हॉल में रहना ज्यादा अच्छा लग रहा है। घर में चहल पहल लगता है। ऊपर से घर में 2000 रुपए की आमदनी भी तो हो रही है। अब बात खुलती है। ऊपर से 2000 रुपए की आमदनी भी तो हो रही है। यह क्या अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा, तो घर की कमाई, दुकान की कमाई सबको अच्छा लग रहा है। गिरी जी चिढ़कर बोलते हैं, अच्छा तो घर की कमाई, दुकान की कमाई सबको अच्छा लग रहा है, पर इस अच्छाई को हम ओढ़ या बिछा तो नहीं सकते। उसके लिए तो मुझे मेरा कमरा ही चाहिए ना। गिरी जी की इन बातों से दोनों बेटे सहम गए। बहू बीच बचाव के अंदाज में बोली, बाबूजी ठीक ही तो कहते हैं। बहू ने बीच बचाव करते हुए कहा, बाबूजी ठीक ही तो कहते हैं, इनका कमरा जल्दी खाली होना चाहिए। बाबूजी, आप अभी गांव जा ही रहे हैं, अब की जब भी लौटिएगा आपको कमरा खाली मिलेगा। वही तो एक रूम एक्स्ट्रा है, इसके बगैर घर का काम नहीं चल सकता। उसी से तो बाबूजी सहित आए गए सबका काम चलता है। छोटे बेटे ने कहा। बड़े बेटे ने
औपचारिकता सी निभाई। ठीक है भाई, अभी बाबूजी को गांव जाने दिया जाए, आएंगे तो देखा जाएगा। देखा जाएगा नहीं, खाली रहना चाहिए, गिरिजी ने कहा था तल्ख शब्दों में। देखा जाएगा नहीं, खाली रहना चाहिए था, खाली रहना चाहिए, गिरिजी का तल्ख लहजा। जी खाली रहेगा, आप ज्यादा लोड मत लीजिए। खैर, इन तमाम खुला खुली बातों के बाद गिरिजी गांव लौट गए। आषाढ़ का महीना था, गांव में धान रोपनी चल रही थी। गिरिजी भी धान खेती और रोपनी के गीतों में ऐसा उलझे कि पूरी बरसात लगभग गांव में ही कट गई। शहर बाजार से रुपया कमाकर लौटे लोगों का गांव में अलग ही रुतबा होता है। सिर्फ खेती किसानी पर पल रहे लोगों की पांत में उन्हें हंस का दर्जा मिलता है। 4 रुपया खर्च करने वालों को सम्मान और साथियों की कमी नहीं रहती। गिरिजी तो चीज ही कुछ अलग थे, फिर कहना क्या था। 4 गांव के लोगों से हेल मेल बढ़ता जा रहा था। दिन भर कहीं न कहीं व्यस्त रहने लगे थे गिरिजी। सुबह शाम भाई भतीजे गिरिजी को हथेली पर बिठाए रहते थे। गिरिजी की ओर से गांव वाले घर में 1500 रुपये का अतिरिक्त व्यय होने की वजह से दलान में एक नई चमक लौट आई थी। अब गिरिजी जब गांव लौटे तो अपने भाई भतीजों के बीच कुछ खर्च करने लगे, और उस खर्च करने के बाद गांव में जो दरान और दूरे की रौनक होती है लौट आई थी। गांव पड़ोस के 2-1 लोग दरवाजे पर आते जाते रहते, पर यह घर के तमाम लोगों को अच्छा लगता था। गिरिजी के गांव आगमन के बाद से परिवार की बढ़ी हुई प्रतिष्ठा को देखते हुए गिरिजी के एक भतीजे ने खुद को आगामी चुनाव के लिए मुखिया का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। अब मौके का फायदा भतीजे उनको उठा रहे थे और भतीजे खूब खुश थे। गिरिजी के कुछ रुपए खर्च हो रहे थे गांव वाले घर पर, और भतीजे उन्हें सर पर उठाए थे। एक भतीजा तो मुखिया बनने तक लिए खड़ा हुआ। बरसात बीतते ही गिरिजी का मन पुनः हजारीबाग लौटकर अपने मित्र परिवार से मिलने के लिए मचलने लगा। बगल वाले पांडे जी के बेटे का वरक्षा कार्यक्रम का न्योता भी था। मटवारी दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों का काफी फोन आया था। बाबा, पूजा से पहले आ ही जाइए, आपके बगैर बड़ा कष्ट हो रहा है। दोनों बेटों से भी कई बार फोन पर बातें हुई थी। जी बाबूजी, सब ठीक ठाक चल रहा है। क्या तुम्हारे दोस्त को घर मिला? गिरिजी ने पूछा था। मिला तो नहीं है, पर मिल ही जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हमारे आने से पहले कमरा खाली होना चाहिए, गिरिजी ने कहा था। इस पर बहू ने फोन लेते हुए कहा था, बाबूजी आप नाहक जिद कर रहे हैं। बहू ने कहा था, बाबूजी आप नाहक जिद कर रहे हैं, वे लोग घर मिलते ही चले जाएंगे, आप आइए ना, आप आइए ना, आपको कोई तकलीफ होगी तब न कहिएगा। हाँ, एक बात और, अगर वे लोग हैं भी तो कुछ देकर ही हैं, अगर वे लोग हैं भी तो कुछ देकर ही हैं, जिससे घर चलाने में आपके बेटों को थोड़ी सहूलियत ही तो मिल रही है। नहीं नहीं, ये सब ठीक बात नहीं है, गिरिजी ने कहा था। नहीं बाबूजी, आप समझते नहीं हैं, महंगाई काफी बढ़ी हुई है, घर गृहस्थी चलाना बड़ा कठिन हो रहा है। छोटे जी का घर पर कोई ध्यान भी नहीं है, ऐसे में सारा बोदरेशन अकेले इनको ही उठाना पड़ता है। किराए का 4 पैसा ही तो है जो जमा हो पाता है, बहू ने कहा। किराए का 4 पैसा ही है जो जमा हो पाता है। अब गिरिजी का जवाब सुनिए। गिरिजी कहते हैं, और हम खर्च हो रहे हैं सो, और हम खर्च हो रहे हैं सो। गिरिजी ने तल्ख स्वर में कहा था, बाबूजी आप ऐसा क्यों बोलते हैं? गांव पर रहना, मन लगना कोई खर्च होना होता है। गांव से चाचा आए थे, कह रहे थे आप वहां काफी खुश रहते हैं। वैसे भी आप तो अब अधिक वहां ही रहना चाहते हैं, गांव में ही रहना चाहते हैं। ऐसे में एक बंधी बंधाई आय को बंद करके घर खाली करवाना कौन सी समझदारी है? छोड़िए, आप आइए, छोड़िए, आप आइए, आपको यह सब लोड लेना नहीं है, यह हमारी जवाबदेही है, बहू ने आश्वासन दिया था। बहू बेटे से हुए इस टेलीफोनिक वार्तालाप ने गिरिजी को चिंता में डाल दिया था। एक ने घर पर, दूसरे ने दुकान पर अपना अधिकार मान लिया था। लाभ हानि का पाठ पढ़ाया जा रहा था उन्हें। युग की कौन सी बयार चली है, कहा नहीं जा सकता। खैर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, सोचा था गिरिजी ने। फिर से गिरिजी के लिए सोने की वही जगह, फर्क इतना था कि इस बार हॉल में फोल्डिंग की जगह दीवान पलंग लगा गया था। एक 3 फीट का गोदरेज और हॉल में ही टीवी लगा दी गई थी, जहां गिरिजी के सोने का इंतजाम हुआ था। अर्थात अब गिरिजी के लिए यही
स्थान फाइनल हो गया था, जिसे गिरी जी का स्वाभिमान स्वीकारने के लिए कतई तैयार नहीं था। इस बार गिरी जी लगभग 1 महीने अर्थात भर दशहरा हजारीबाग में रहे, पर सब काम करते हुए भी काफी गंभीर और असहज महसूस करते रहे, मानो कोई बड़ा निर्णय लेने की उलझन में हो गिरी जी। और आखिरकार वह निर्णय सामने आ ही गया। पांडे जी से यह बात करने में गिरी जी को सप्ताह भर का समय लगा था। पांडे जी, आप मान जाइए, जितनी लागत है उससे 2 लाख कम दीजिए, पर मकान आप लिखवा ही लीजिए, अन्यथा। पांडे जी को अपना घर देने का निर्णय गिरी जी ने ले लिया। नहीं नहीं गिरी जी, गुस्सा कभी स्थायी नहीं होता, गुस्सा कभी स्थायी नहीं होता। आज है कल मिट जाएगा, तब फिर आप ही को बहुत बुरा लगेगा। बेचारे आपके बच्चे हैं। नहीं पांडे जी, नहीं पांडे जी, बच्चे नहीं हैं। आज के ये नए वयस्क हैं जो रातों रात बड़े बूढ़ों के कान काटने पड़ रहे हुए हैं। नहीं नहीं पांडे जी, ये बच्चे नहीं हैं। आज के नए वयस्क हैं जो रातों रात बड़े बूढ़ों के कान काटने पड़ रहे हैं। इन्हें उनकी औकात का ज्ञान करवाना जरूरी है। इन्हें इनकी औकात का ज्ञान करवाना जरूरी है, वरना इस आग में अनगिनत घर जलेंगे, अनगिनत गिरी रोएंगे। आखिर इस दानव से किसी न किसी को लड़ना ही होगा। नहीं, हम इस बात को कतई नहीं मानेंगे। जिन बच्चों को आपने हाथ से पाल पोस कर बड़ा किया, लायक बनाया, उनके साथ यह व्यवहार हमसे नहीं होगा, पांडे जी ने कहा था। पांडे जी, आप झूठ मूठ की संवेदना में पड़ रहे हैं। मेरे मरने के बाद यह पैसा इन्हीं को मिलेगा। ये जो पैसा लेकर मैं आपको घर दे रहा हूं, ये पैसा इन्हीं को मैं नॉमिनी बनाऊंगा। पांडे जी, आप झूठ मूठ की संवेदना में पड़ रहे हैं। मेरे मरने के बाद यह पैसा इन्हीं को मिलेगा, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पर इन्हें इनकी हकीकत का ज्ञान यदि हम जैसा बाप नहीं करवाएगा, तो क्या कोई जर्जर बूढ़ा पेड़ से कटा हुआ बाप करवाएगा? मैं तो पेड़ से सटा हुआ, गांव से जुड़ा हुआ आदमी हूं। नहीं तो क्या कोई जर्जर बूढ़ा और पेड़ से कटा हुआ बाप करवाएगा? रिटायर होने से क्या गिरी इतना कमजोर हो गया है? नहीं नहीं पांडे जी, गिरी अपने गांव घर जवार में अभी भी पूरी तरह जुड़ा हुआ है। मैं कोई कोरा शहरी बाबू नहीं हूं। पूरा गांव सर पर उठाने को तैयार है मुझे। ये छोकरे हमें समझते क्या हैं? और फिर मैं तो आपको कह ही रहा हूं कि इन्हें साल भर तक कानो कान पता नहीं चलना चाहिए। 2 साल तक मेरे पैसे से इन्हें इसी घर में रहने भी देना है। 2 साल तक इन्हें इसी घर में रहने भी देना है। आगे भी चाहे तो किराया देकर, आपसे समझौता करके, आपको अपना बाप का दर्जा देकर किराएदार की तरह लंबे समय तक बने रह सकते हैं। गिरी जी ने निर्णय ले लिया, 2 साल का किराया इनको नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद चाहे तो पांडे जी को अपना बाप का दर्जा देकर उस घर में किराएदार बनकर रह सकते हैं। मगर गिरी जी अब घर बेचने के लिए तैयार हैं। नहीं गिरी जी, और इतना पैसा तुरंत मैं लाऊंगा कहां से? अरे पांडे जी, रिटायरमेंट का पैसा अभी ही तो आपके पास है। मुस्कुराते हुए, कोई जाने न जाने, गिरी सब जानता है, और फिर थोड़ा बहुत घटेगा भी। तो अभी अभी आपने बेटे की शादी तय की है। बेटा बैंक में पीओ है, सो तो हो जाएगा। मगर दुनिया क्या कहेगी हमारी दोस्ती पर? दोस्ती की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि दोस्त ने दोस्त के प्राण की रक्षा की। आप तो जानते ही हैं, मेरे पास इस घर के सिवा और कोई नगद नारायण नहीं है। शायद इन्हीं रुपयों के बल पर गांव में अपने परिवार के साथ 10-20 साल जी लूं। बैंक ब्याज मेरा, फिर तो बता ही दिया, मूलधन इन बेटों को ही छोड़कर मरूंगा। कुछ साल जीने का हक तो हमें मिल जाएगा। चलिए तो ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। गिरी जी ने 25 लाख रुपए में अपना मकान पांडे जी को बेच दिया। 4,000 महीना के हिसाब से 2 साल का किराया 1 लाख उन्हीं के पास जमा छोड़ दिया। 25 लाख में बेचा और 1 लाख गिरी जी ने पांडे जी को छोड़ दिया कि इस पर हमारे बेटों को 2 साल तक किराया नहीं लेना है। छोड़ दिया इस शर्त के साथ कि साल भर बाद इन्हें घर बिकने की बात बतानी है, और 1 साल और बाप के ही पैसे पर रहने भी देना है। बाकी का व्यवहार सहृदय मकान मालिक
की तरह करना है। घर की गुपचुप रजिस्ट्री से पहले वाली रात को गिरिजी ने खुद से रात भर लड़ाई की थी। गुपचुप रजिस्ट्री से पहले वाली रात को गिरिजी ने खुद से रात भर लड़ाई की थी। पत्नी का मासूम चेहरा रात भर आ जाकर सामने लगा रहा था, पर मरता क्या न करता। स्वाभिमान और युग पर इस बदचलनी के पड़ते प्रभाव को सबक सिखाने की बेचैनी ने गिरिजी को काफी संबल प्रदान किया था। दूसरे दिन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रजिस्ट्री हुई। गिरिजी ने अपने 2 खातों में 24 लाख रुपए जमा किए और सीधे बस स्टैंड से घर के लिए रवाना हो गए। 24 लाख रुपया बैंक के 2 अलग अलग खातों में और गिरिजी 1 लाख रुपया पांडे जी को देकर घर के लिए रवाना हो गए। बस पर बैठने के बाद गिरिजी ने बहू को फोन पर घर जाने की सूचना भी दे दी। बस में बैठने के बाद गिरिजी ने बहू को फोन पर घर जाने की सूचना भी दे दी। जी बाबूजी कहकर बहू ने प्रणाम भी किया, पर घर जाने का कारण तक नहीं पूछा। जी बाबूजी कहकर बहू ने प्रणाम भी किया, पर घर जाने का कारण तक बहू ने नहीं पूछा। मानो बाबूजी तो जंजाल थे जो बीच बीच में आ जाते थे। जा रहे हैं तो अच्छा ही है। इसके बाद जो हुआ वह तो गजब का दिलचस्प मामला है। गिरिजी ने गांव में अब ऐलान कर दिया कि अब अस्थायी रूप से यहीं रहना है। उनका शहर बाजार से नाता समाप्त हो चुका है। दूसरे ही दिन गौशाला की मरम्मती का काम प्रारंभ हुआ। 2 फ्रीजियन नस्ल की गायें खरीदी गई। घर में 30 किलो दूध का इंतजाम हो गया। 20 किलो पास पड़ोस में बिक्री के लिए और 10 किलो लड़के बच्चों के खाने और दूरा दरवाजा का स्वागत सत्कार के लिए। भतीजों के बीच 30 किलो दूध का इंतजाम, 20 किलो बेचना और 10 किलो घर परिवार की गृहस्थी के लिए भतीजों के परिवार और भाई के साथ। दूरा दरवाजा का स्वागत सत्कार के लिए बड़े भाई से माहवारी सामान मंगवाने की इजाजत ली। अपने बड़े भाई से हर महीने सामान मंगवाने की इजाजत ले ली। बड़े भाई से मंगवाने की इजाजत ले ली और महीने भर का सामान घर पर स्टोर कर दिया। अब भतीजों और भाई के साथ रहने के लिए वो पूरा गृहस्थी का जंजाल उठाने के लिए तैयार, और महीने भर का सामान घर पर लाकर स्टोर कर दिया। दोनों भतीजों की बहुएं और पोता पोती ने गिरिजी को तलहत्थी पर उठा लिया। वो जो बेटों के साथ रह रहे थे अब भाई भतीजे के साथ। खेती गृहस्थी से चलने वाला घर में नगद लक्ष्मी के आ जाने से जो रौनक आनी चाहिए गिरिजी के घर पर नजर आने लगी थी। दरवाजे पर अच्छी कुर्सियां, नई चौकी आदि लगाई गई। सामने का पक्का दरवाजा दुरुस्त किया गया। खेती के लायक अच्छे नए बैल खरीदे गए। साल लगते लगते गांव वाला उपेक्षित घर पूरे गांव के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। दरवाजे पर चाय पानी का इंतजाम हो तो गांव में बैठने बतियाने वालों की कमी नहीं रहती। हाँ, इस बीच साल लगते देख गिरिजी ने अपने मुस्तंड भतीजों को हजारीबाग का सारा हाल समाचार भी बता दिया और यह भी हिदायत दे दी कि हमारे जो लुच्चे हैं यदि माया जाल फैलाने रोते बिलखते आए भी तो उन पर किसी भी प्रकार की रहम नहीं होनी चाहिए। साल पूरा होते ही पांडे जी ने फोन पर गिरिजी से बात करने के बाद दूसरे दिन राजीव और संजय को घर खरीदने वाली बात बता दी। 1 साल बाद बेटों को बात बता दी घर खरीदने वाली पांडे जी ने। फिर क्या था, दुनिया के तय नियम के अनुसार कोहराम की स्थिति बन गई। पांडे जी द्वारा किए गए रजिस्ट्री के फोटोस्टेट कागजात को तीनों ने बारी बारी से पढ़ा। गिरिजी ने जो बेचा था वो रजिस्ट्री के कागजात को दोनों बेटों और बहू ने बारी बारी से पढ़ा। पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, फिर सांच को आंच किया। दोनों बेटे और बहू आ गए औकात में। पांडे चा ये क्या हो गया, हम तो लूट गए। पांडे चा ये क्या हो गया, हम तो लूट गए। छोटे ने कहा, चाचा आपको तो कम से कम रोकना चाहिए था ऐसा करने से। पांडे जी ने कहा, हम क्या करते, वो किसी को भी देने के लिए तैयार थे। हमने लाख कोशिश की पर तुम लोग जानते हो उनकी जिद के सामने किसी की नहीं चली है आज तक। नहीं चाचा, आपको तो कम से कम हम लोगों को बताना चाहिए था। यह तो अनर्थ हो गया, हम कहाँ रहेंगे, कैसे जिएंगे, आपने नहीं सोचा। पांडे जी कहते हैं, सोचने वाले हम कौन होते हैं बेटा, सोचने वाले हम कौन होते हैं बेटा, हम लोगों को सोचने वाले हम कौन होते हैं बेटा। पांडे जी ने कहा, सोचना तो तुम लोगों को चाहिए था,
सोचना तो तुम लोगों को चाहिए था कि तुम्हारे बाबूजी जिंदगी भर जिए तुम्हारे लिए, जिंदगी भर जिए तुम्हारे लिए। वह कहाँ जिएंगे, कहाँ जाएंगे, किन किन के साथ रहेंगे, आपने कभी सोचा भी? बहू ने कहा, चाचा अब आगे क्या करना चाहिए, रास्ता आप ही बताइए। बहू ने कहा, चाचा अब आगे क्या करना चाहिए, रास्ता आप ही बताइए, हम तो सड़क पर आ गए। बहू, यह तो उस दिन विचार करना चाहिए था जिस दिन गिरी जी को आप सब ने मिलकर सड़क पर कर दिया था, यानी अपने घर के बरामदे और हॉल पर सोने के लिए विवश कर दिया था। बहू, यह तो उस दिन विचार करना चाहिए था जिस दिन गिरी जी को आप सब ने मिलकर सड़क पर उतार दिया था। जाइए, गांव जाइए, वहीं से शायद कोई रास्ता निकले। दिन रात की सलाह और विलाप के बाद दूसरे दिन दोनों बेटे गांव के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचते ही सीधे बाबूजी पर उबल पड़े। क्या बाबूजी, पांडेचा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गिरिजी ने शांत लहजे से पूछा। आप उनके हाथ घर बेच दिए हैं? हाँ तो यह आप कैसे कर सकते हैं, पगला गए हैं क्या? काहे? घर मेरा था, मैंने बेच दिया। घर मेरा था, मैंने बेच दिया, इसमें पगलाना कैसा? देखिए बाबूजी, यह आपने ठीक नहीं किया, इसका नतीजा ठीक नहीं होगा। अभी गिरिजी कुछ बोलते ही कि उनके चारों भतीजे लाठी लेकर नामुदार चिघाड़ उठे थे। खबरदार, जो एक शब्द भी मुंह से निकाला, नालायक कहीं का, आंख क्या दिखा रहा है, भागता है यहां से कि दोनों की टांग तोड़कर रख दूंगा। मौके की नजाकत को क्षणों में भांपते हुए बड़े बेटे ने कहा, छोटे भाग, लगता है बाबूजी वह बाबूजी नहीं रहे। भतीजों ने जब चिढ़ाड़ा, मारने की धमकी दी, तो बड़े ने कहा, भैया लगता है बाबू भाग। अब लगता है, छोटे ने कहा, भाग बाबूजी वह बाबूजी नहीं रहे। छोटे ने कहा, मामला गड़बड़ लगता है, बाद में देख लेंगे। दोनों उल्टे पैर भागने ही वाले थे कि भागते भागते भी उनकी पीठ पर 10-5 लाठियां जड़ दी गई। दोनों भाई जान बचाकर गांव से भागते नजर आए। जब तक वे नजर से ओझल नहीं हो गए, आवाज गूंजती रही, कहते रहे, कुत्तों, जीवन भर की कमाई खाकर भी पेट नहीं भरा? कुत्तों, जीवन भर की कमाई खाकर भी पेट नहीं भरा तो हड्डी चाटने यहां पहुंच गए? क्या समझा था चाचा निर्वंशिया ने? 2 मर भी गए तो 10 अभी जिंदा हैं। जिंदा समझ क्या रखा है कुल कलंकियों, समझ क्या रखा है कुल कलंकियों। यह जो कहानी है पितृ प्रतिशोध, मैंने आपके सामने रखी। अपने बेटों के सामने ये पिता लाचार नहीं होता है, अपने हक को अदा करता है, अपनी क्षमता का परिचय देता है, और बेटों ही नहीं भतीजों के बल पर अपने भाई से जुड़कर, अपने गांव गृहस्थी से जुड़कर वह एक नया उदाहरण पेश करते हैं। गिरिजी, मुझको लगता है ये कहानी आज के बुजुर्गों के अंदर पनपती हुई जो व्यवस्था है उसको मार्ग देती हुई कहानी है। बूढ़े अगर आज भी अपने स्वाभिमान पर उतर गए तो इन नौजवानों के लिए बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए अच्छा है कि हम अपने घर को बिगड़ने से पहले अपनी भावना संवेदना का दरवाजा खोल कर रखें। अपने माता पिता को वो सम्मान दें जिसके वो हकदार हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगाकर मुझे बनाया है। क्या हक है कि हम उनकी बुजुर्गियत को छीने, उसे कष्ट दें, उन्हें प्रताड़ित करें। यह कहानी आपको सौंप कर मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि यह मेरी अपनी कहानी है। कोई विशेष समीक्षा तो नहीं कर सकता, मगर ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार से मुझे अवगत करें। सुबोध सिंह शिवगीत का आज अपनी ही कहानी आपके सामने पेश कर मैं जो प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं, वह आपके विचारों और भावों से मुझे पता चलेगा जब आप इसे शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, अपने मंतव्य देंगे। तब पुनः अगले सप्ताह किसी एक अच्छी कहानी के साथ आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।